नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला चैप्टर आपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया होगा विथ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन और थ्योरिकली। आशा है कि आपको याद हो गया होगा। अगर अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्कस करने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा रिकैप करेंगे। बेटा, चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया था आपको व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमने वहाँ पर आपको बताया था टू मैनेज थिंग्स एंड पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज प्रोसेस इन विच इंक्लूडेड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद हमने मैनेजमेंट के फंक्शन बताए थे। बेटा, मैनेजमेंट के फंक्शन कितने थे? मैनेजमेंट के फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन बेटा 5 टाइप का था, यानी कि जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है वो प्राइमरी कितना होता है बेटा? 5 होता है, जिसमें फर्स्ट प्लानिंग था, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट क्या था बेटा? कंट्रोलिंग था। इसके बाद हमने आपको बताया था मैनेजमेंट का लेवल। मैनेजमेंट का लेवल कितना था बेटा? 3 लेवल था मैनेजमेंट का। एक तो था हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद हमने आपको बताया था मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 में क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, इनकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले बेटा प्रिंसिपल का हम मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल होता क्या है? देखिए, यहाँ पर हम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, बट एवरी सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर ही प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा, ओनली प्रिंसिपल की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फंडामेंटल ट्रूथ, आधारभूत सत्य और उसके गाइडिंग पॉइंट्स, जिन्हें फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या ह्यूमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पहली चीज़ इतना याद रखना है बेटा बस कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है। बेटा, मैनेजमेंट के जो गाइडिंग पॉइंट्स हैं, मैनेजमेंट करने के जो गाइडिंग पॉइंट्स हैं, वही गाइडिंग पॉइंट्स बेटा क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं। और प्रिंसिपल जो होते हैं बेटा वो यूनिवर्सली नेचर के होते हैं। एवरी टाइप के इंटरप्राइजेस, एवरी टाइप के प्लेसेस, एवरी टाइप की कंट्रीज, हर एक जगह पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। इन्हें ही फॉलो करके हम इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम के हिसाब से थ्योरिकल के लिए मत पढ़िएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन प्रिंसिपल्स को यूज करने की कोशिश करिएगा, अप्लाई करिए, ताकि फ्यूचर में आप अपनी कंपनी, बैंक या इस कंट्री को मैनेज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो मीनिंग में गिवन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दोज गाइडिंग पॉइंट्स फॉलोइंग विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली अचीव इट्स गोल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो गाइडिंग पॉइंट्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? ऑब्टेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दोज गाइडिंग पॉइंट्स, ये क्या हैं? वो गाइडिंग पॉइंट्स हैं फॉलोइंग विच, जिन्हें फॉलो करके एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली अचीव इट्स गोल, जिन्हें फॉलो करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। डेफिनेशन की अपन बात करें, अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बेटा वो क्या है? यूनिवर्सल नेचर के हैं एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होते हैं। तो ये हो गया हमारा बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बस इतना याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? गाइडिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ
मैनेजमेंट, तो सभी का आंसर हमारा एक ही होगा। फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट है बेटा यूनिवर्सली अप्लाइड, सेकंड है फ्लेक्सिबल, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, बेस ऑफ प्रिंसिपल, डिफरेंट फ्रॉम रूल्स। चलिए पहले पॉइंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पॉइंट का मीनिंग, यूनिवर्सली अप्लाइड का मतलब ये है कि बेटा ये हर एक प्लेस पर, एवरी टाइप के इंटरप्राइजेस में, एवरी टाइप के लेवल पर, एवरी टाइप की कंट्रीज पर, एवरी टाइप्स की एक्टिविटीज़ पर ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, ये क्या है, अप्लाई होते हैं। जो चीज़ सभी जगह पर अप्लाई हो वो बेटा क्या है, यूनिवर्सली है, यूनिवर्सल है, परवेसिव है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है बेटा कि जिस चीज़ को, जिन प्रिंसिपल्स को हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, वो हमारा क्या है बेटा, फ्लेक्सिबल है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉट रिजिड। बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, जो डेवलप होते हैं प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो डेवलप किए जाते हैं बेटा लाइफ के बेसिस, एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेवलप होते हैं, फैक्ट के बेसिस पर डेवलप होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेवलप होते हैं। बेस ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसी क्रिएट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेटा किसके बेसिस पर होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा पॉलिसी एंड प्रिंसिपल बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही एक दूसरे से क्या है, अलग होते हैं। डिफरेंट फ्रॉम रूल्स, रूल्स भी गाइडिंग पॉइंट्स हैं और प्रिंसिपल भी गाइडिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, डिफरेंट है ईच अदर। अब कैसे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट चलिए डिस्कस करते हैं, यूनिवर्सली अप्लाइड। मैनेजरियल प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल in the sense that they are applied at all level of management। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल नेचर के होते हैं जो सभी टाइप के बिजनेस इंटरप्राइजेस में एप्लीकेबल होते हैं। फ्लेक्सिबल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। याद रखना बेटा एग्जाम में पूछ ले फिल इन द ब्लैंक में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो आपको क्या लिखना है, फ्लेक्सिबल लिखना है, और अगर नॉट लगा जाए तो क्या लिखना है बेटा, रिजिड लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है, ना कि रिजिड है। रिजिड मतलब जिसे बदला ना जा सके, जिसे इम्प्रूव करने के लिए चेंज ना किया जा सके। फ्लेक्सिबल मतलब जिसे सिचुएशन पर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट कर सकें, चेंज कर सकें। इसके बाद हमारा आता है बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एक्टिविटीज ऑफ पास्ट एंड स्टडी ऑफ फैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा किसके बेसिस पर डेवलप होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, पास्ट की एक्टिविटीज के बेसिस पर और स्टडी के फैक्ट के बेसिस पर। इसके बाद आता है बेस ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिसी। बेटा प्रिंसिपल जो है वो पॉलिसी से डिफरेंट होते हैं, दे फॉर्म बेस फॉर पॉलिसी। ये पॉलिसी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट फ्रॉम रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, the principle of management are different from rules. If the person break the rule, he is liable to punishment. If a principle is not followed, no punishment it given। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो रूल से डिफरेंट हैं। रूल से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति अगर रूल्स को ब्रेक कर दे तो उसे पनिशमेंट का प्रोविज़न होता है, लेकिन अगर प्रिंसिपल को फॉलो न कर पाए तो कोई पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं होता। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा क्या है, गाइडिंग पॉइंट्स हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कोई अगर हमें गाइडिंग पॉइंट्स दे दे किसी भी काम को करने के लिए तो हम गोल को अचीव कर सकते हैं, और अगर हम गाइडिंग पॉइंट्स का यूज ना करें तो जाहिर सी बात है हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशनल गोल सोचिएगा, छोड़िएगा, हम अपने पर्सनल या ह्यूमन गोल को भी अचीव नहीं कर सकते। तो फॉलोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहला पॉइंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं क्या, अंडरस्टैंड करने के लिए, मैनेजमेंट का नेचर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है विदाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नोइंग द नेचर ऑफ साइंस और ऑब्टेन ट्रेनिंग इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्टडी नहीं किया है तो हम मैनेजमेंट के
नेचर को और साइंस के नेचर को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और ना ही हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपेसिटी। सर यहाँ पर वर्क कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, इंक्रीज परफॉर्मेंस भी आप लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें कोई गाइडिंग पॉइंट्स बता दे और हम अच्छे से उन गाइडिंग पॉइंट्स को अपने ऊपर अप्लाई कर लें तो हमारा वर्किंग कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, इफिशिएंसी इज द क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट। इफिशिएंसी मैनेजमेंट का क्या है बेटा, क्रक्स होता है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट इफिशिएंसी। देखिएगा, इफिशिएंसी जो है बेटा वो बिजनेस का और मैनेजमेंट का क्या है, क्रक्स है, जो हमें हमारे वर्कर्स की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट हो गया फॉर हेल्दी ह्यूमन रिलेशन। अगर हम एम्प्लॉयज़ के बिटवीन कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बिटवीन हम हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो बेटा इसके लिए क्या हेल्पफुल होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज ह्यूमन। जब मैनेजमेंट साइंस का हम स्टडी करते हैं तो इसका जो मैनेजमेंट साइंस का जो मेन सेंटर पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है, ह्यूमन होता है। Hence, human relation can be made healthy by studying managerial principle। हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को स्टडी करके हेल्दी ह्यूमन रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसके बिटवीन बेटा, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बिटवीन। इसके बाद हमारा आता है फॉर अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक खुद के लिए ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम बेटा किससे अचीव कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बेटा कितने टाइप का बताया था, 2 टाइप का, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसके थ्रू पॉसिबल होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ available resources of business and prevent the damages of human machines और material। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सही तरीके से यूज करें, सही तरीके से इन्हें अप्लाई करें, तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज का, मशीन्स का, फिजिकल रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इनको डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला कि हम इससे मैनेजमेंट के नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरा हम वर्कर्स की इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, तीसरा वर्कर्स के बिटवीन हेल्दी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चौथा हमारे सोशल या ऑर्गेनाइजेशन गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं, और फिफ्थ जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की अपन बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट कहते हैं बेटा गाइडिंग पॉइंट्स थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कई स्कॉलर्स, डिफरेंट टाइप के स्कॉलर्स, थिंकर्स ने डेवलप किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल पॉपुलर रहे बेटा वो 2 स्कॉलर्स, थिंकर्स के रहे। उनमें से एक है हेनरी फ्योल और दूसरा है F.W. टेलर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट थिंकर्स ने, डिफरेंट टाइप के स्कॉलर्स ने डेवलप किए, बट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो बेटा इन 2 लोगों के रहे, एक हेनरी फ्योल और दूसरा F.W. टेलर।
तो पहली चीज़, हेनरी फ्योल बेटा अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कहाँ से थे, तो बेटा ये फ्रांस से थे। कहाँ से थे? फ्रांस। और टेलर कहाँ के थे बेटा? कि टेलर जो थे वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। हेनरी फ्योल का बर्थ ईयर 1841 था और टेलर का बर्थ ईयर 1856 था। सर ये हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर है क्या? कौन है? तो बेटा ये वो स्कॉलर्स थिंकर्स हैं जिन्होंने किसको डेवलप किया? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो और भी थिंकर्स और स्कॉलर ने डेवलप किए, और भी लोगों ने व्यू दिए किसके बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। लेकिन इन दो पर्सन्स के व्यू सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, सबसे ज़्यादा यूजेबल रहे, इसलिए इन्हें जो हेनरी फ्योल है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, या फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, या फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा गया। तो चलिए पहले हम एक्सरसाइज टाइप के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, एग्जाम में पूछ ले हु वाज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, तो बेटा आंसर क्या होगा? हेनरी फ्योल। अब पूछ ले हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो वो भी बेटा कौन होगा? हेनरी फ्योल। और अगर पूछ ले हु वाज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, ओनली क्या पूछा है? फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो वो भी कौन होगा बेटा? हेनरी फ्योल। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर टेलर कौन है? तो बेटा टेलर को फादर कहा गया है किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर एग्जाम में पूछ ले हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो बेटा एफ.डब्ल्यू. टेलर। कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर? एफ.डब्ल्यू. टेलर। आगे की डिटेल सुन लीजिएगा। अब पूछ ले एग्जाम में हेनरी फ्योल कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बेटा हेनरी फ्योल जो थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। टेलर कहाँ के थे? तो टेलर बेटा कहाँ के थे? अमेरिका के थे। हेनरी फ्योल का बर्थ ईयर क्या था? 1841। टेलर का बर्थ ईयर क्या था? 1856। हेनरी फ्योल ने क्या किया? हेनरी फ्योल ने जर्नल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डेवलप किया। हेनरी फ्योल ने कितना नंबर ऑफ प्रिंसिपल डेवलप किया? तो बेटा याद रखना 14 नंबर ऑफ प्रिंसिपल डेवलप किया। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 यानी कि 14 प्रिंसिपल को डेवलप किया। टेलर के प्रिंसिपल बेटा स्पेसिफिक नहीं है, बट टेलर ने क्या किया? टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डेवलप किया। तो ये हो गया अपना फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल। अब अपन बात करते हैं एग्जाम के हिसाब से कि एग्जाम में अगर पूछ ले एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल और 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो किसने डेवलप किए बेटा? हेनरी फ्योल ने। तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। और टेलर के या साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पूछ ले तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पर। तो हेनरी फ्योल ने वैसे तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल कितना डेवलप किया बेटा? 14 डेवलप किया, जिसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन, तीसरा यूनिटी ऑफ कमांड, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये किसके प्रिंसिपल हैं बेटा? हेनरी फ्योल के। अभी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। टेलर के प्रिंसिपल एक बार पढ़कर देख लें। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, मैक्सिमम प्रोडक्शन नॉट मिनिमम। बेटा ये किसके प्रिंसिपल हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर के। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं पहले हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पर, इनके अंदर डिटेल क्या होगा। तो हेनरी फ्योल का पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन का मतलब होता है बेटा अलग अलग बांटना, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, फ्योल के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस की ऑल एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और राइट पर्सन को राइट ड्यूटी असाइन करना चाहिए जिसमें वो कैपेबल और इंटरेस्टेड है। बिल्कुल सेम उसी
उसी तरीके से आप देखिएगा, घर में जब फैमिली में हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो जो पापा हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के सभी मेंबर्स को अलग अलग काम डेलीगेट कर देते हैं उनकी कैपेसिटी और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसको जो काम आता है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। हेनरी फ्योल भी बेटा यही कह रहे हैं। हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल कह रहा है, फ्योल फोकस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब। फ्योल ये कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन जॉब का मतलब लोगों को वही काम दिया जाए जिसको वो अच्छे से कर सकते हैं, जिसको करने में उन्हें इंटरेस्ट आता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इट मीन्स ऑल एक्टिविटीज शुड बी डिवाइडेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हमें ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए। एंड एवरी पर्सन शुड बी असाइन द पार्ट ऑफ अ जॉब एज पर हिज एबिलिटी। और हर एक व्यक्ति को काम सौंपना चाहिए, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हिज एबिलिटी एंड उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मीन्स सिंसियरिटी अबाउट द वर्क एंड इंटरप्राइजेस। आप इंटरप्राइजेस के लिए सिंसियर हैं, अपने काम के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, डिसिप्लिन है। तो फ्योल के अकॉर्डिंग ईच पर्सन शुड बी ऑनेस्टली फॉलो द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और रूल्स अच्छे से फॉलो, ईमानदारी से फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये वाला पॉइंट कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। यानी कि ऑर्डर देने का राइट्स एक ही पर्सन के पास होना चाहिए, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और वर्क जो है स्मूथली चलता रहे। यानी कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा एक बॉस हो, हमें 10 लोग बार बार ऑर्डर ना दें। तो ये प्रिंसिपल कहता है फ्योल का कि जब भी आप बिजनेस एंटरप्राइजेस को मैनेज करें तो ऑर्डर देने का राइट्स कैसा होना चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसी को अपन क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। इसके बाद आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ को जो रेम्यूनरेशन मिलता है शुड बी फेयर। वो फेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, इंस्पायर होकर काम कर सके। और जो पेमेंट के मेथड है बेटा, वो भी क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जिससे वर्कर ज़्यादा इंस्पायर होकर अपना काम परफॉर्मेंस कर सकें। तो यहाँ पर आता है द रेम्यूनरेशन एंड मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर एंड अफोर्ड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इनकी नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाला, काम करने वाला और काम करवाने वाला, दोनों ही क्या रहें, सेटिस्फाई रहें। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फ्योल कहते हैं कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो उसे काम के साथ साथ जब आप वर्क डेलीगेट कर रहे हैं तो उसके साथ अथॉरिटी भी डेलीगेट कर देना चाहिए, जिससे वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप ही बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू फ्योल, इफ अथॉरिटी इज ग्रांटेड टू अ पर्सन ही शुड ऑल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल एंड टारगेट कैन बी इजीली अचीव। अगर हम किसी व्यक्ति को अथॉरिटी डेलीगेट कर दें तो अपने आप ही क्या बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और इजीली गोल अचीव हो जाता है। तो ये होगा बेटा हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल यहाँ पर हमने पढ़ा दिए हैं, लेकिन डेवलप कितने किए हैं बेटा, 14। डिवीजन ऑफ वर्क, लोगों को वही काम सौंपना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयज़ को वही काम डेलीगेट करना चाहिए जिसे करने में वो कैपेबल है और इंटरेस्टेड है। सभी एम्प्लॉयज़ को ऑनेस्टली ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और प्रिंसिपल और पॉलिसी को फॉलो करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर देने का राइट्स किसी एक ही व्यक्ति के पास हो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी या वेजेस मिलती है वो फेयर होना चाहिए, पेमेंट के मेथड फेयर हो, जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों सेटिस्फाई हों। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो उन्हें अथॉरिटी डेलीगेट करना ही पड़ती हैं, कर देना चाहिए, जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो ये तो होगा हमारे फ्योल के प्रिंसिपल। अब अपन बात करते हैं टेलर के प्रिंसिपल। तो टेलर के प्रिंसिपल में बेटा पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये पॉइंट कहता है कि हमें जो प्रोडक्शन की ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, काम करने की जो पुरानी मेथड हैं, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, किससे, साइंटिफिक मेथड यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पर बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू टेलर्स दिस प्रिंसिपल ईच ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिप्लेस देयर ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन विद अ न्यू टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। मतलब टेलर क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन के जो हम पुराने मेथड यूज कर रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, उनको रिप्लेस कर दें किससे, न्यू आइडियोलॉजी से, न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू टेक्निक से, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। इसके बाद हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब टेलर कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सच एन एटमोस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इन विच लेबर क्लास एंड मैनेजमेंट कंसीडर ईच अदर इंडिस्पेंसेबल। तो टेलर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एटमोस्फेयर, ऐसा वातावरण क्रिएट होना चाहिए जिससे लेबर क्लास यानी कि वर्कर जो मजदूर हैं और मैनेजमेंट क्लास जो टॉप लेवल के लोग हैं वो एक दूसरे को इंडिस्पेंसेबल समझें, मतलब एक दूसरे को अपनी ज़रूरत समझें। तो टेलर के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिससे लेबर क्लास और मैनेजमेंट दोनों ही ईच अदर को बेटा क्या करें, इंडिस्पेंसिबल समझें, मतलब एक दूसरे को ज़रूरत। मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि लेबर क्लास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और लेबर क्लास को ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कॉपरेशन का भी मतलब होता है बेटा सहयोग करना, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है अपना अपना काम नहीं करना चाहिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि अगर एक का काम हो गया है तो उसे दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए, दूसरे की हेल्प करना चाहिए, ना कि ऐसा कि एक का काम हो जाए तो बढ़िया अपना व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम ओपन करके रील देखना चाहिए, स्टेटस देखना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। टेलर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटी डन बाय डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विद अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन। मतलब ये पॉइंट कह रहा है कि जब किसी एक वर्कर्स का काम कंप्लीट हो जाए तो उसे दूसरे का हेल्प करवाना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म मतलब अपना अपना काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक पर्सन को उसकी एबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। इसके बाद है मैक्सिमम प्रोडक्शन नॉट मिनिमम। हमें रिसोर्सेज का ऐसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और जब बेटा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये बेटा किसके प्रिंसिपल होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। एग्जाम में अगर पूछ आ जाए ना एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तब भी आपका आंसर यही होगा। टेलर के प्रिंसिपल पूछ ले तब भी यही होगा। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 1 है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट्स आपको जल्दी से मिल जाए। बाकी हम